पीयूष क्या चल रहा यस है? सर। बना भी रहे हो कुछ? तुम लोगों को मैंने सीबीएसई वाला बुक कहा था, अब उसका भी क्वेश्चन हाँ जो सर, है वो ना, बना रहा हूँ। कौन से चैप्टर का बना अभी तक? सर सॉलिड स्टेट का बनाया है, बन केमिकल गया? काइनेटिक्स। सर बना उसमें लिया वो? क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो अभी तो जो सॉल्व्ड थे वही किए हैं, अभी अनसॉल्व वाले बाकी हैं अभी। करो करो करो, खुशी आपको भी बनानी है। सारे बच्चे जो जो बोर्ड देने वाले हैं उनको मैं अब 2-2 दिन करके डिस्कस करूंगा। बोर्ड के सारे क्वेश्चन जब चैप्टर हो जाएगा तो उसमें टाइम दूंगा, डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को। सारे सब्जेक्ट का इवेंट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारे करेंगे। ठीक है, आगे चले। पीछे में से कुछ पूछना है तुम लोगों को? पीछे का कुछ पूछना है? हमने पिछला क्या पढ़ाया था? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट में कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था सर, मतलब ज्यादा नहीं पहुंचे थे आगे। सॉल्युबिलिटी है? सर मतलब सॉल्युबिलिटी में ज्यादा आगे नहीं गए थे। अच्छा अच्छा, सॉल्युबिलिटी में हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड हमने पढ़ाया था। सॉल्युबिलिटी सॉलिड का क्या होता है, और हमने कैल्शियम कार्बोनेट का बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट सारे रूल्स को चेंज कर दिया। समझे? अगला अब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। पिछला जो हमारा था वो था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। सॉल्युबिलिटी पिछला हमने करा था सॉलिड इन लिक्विड। अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। समझाया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, देखिए, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला फैक्टर्स जो है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे देखो, सॉल्यूट, पोलर और सॉल्वेंट, ये भी पोलर, तो ये सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल, और इसे बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड, मिसिबल का मतलब सॉल्युबल। एग्जाम्पल, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, एमीन, etc. soluble in वाटर। वाटर कैसा है? पोलर। ये सारे कैसे हैं? पोलर। मिक्स नहीं, मिक्स मिक्स। समझ आया?
यस सर। पोलर में सॉल्युबल है। यस सर। अब हम लेते हैं केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन एटसेट्रा। ये पानी में इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलेंगे। ये सारे क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि ये सारे नॉन पोलर है और ये पोलर है। समझ आया? तो दो तरह का लिक्विड है, एक मिसिबल और एक इमिसिबल। मिसिबल एंड इमिसिबल। कोई डाउट? लिक्विड दो तरह के हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल। ठीक है। अब एक और टाइप्स है पार्शियली मिसिबल। एक और टाइप है पार्शियली मिसिबल। थोड़ा बहुत घुलता है और थोड़ा नहीं घुलता है। जैसे देखिए एसीटोन जो है वो बेंजीन में भी घुलेगा और वाटर में भी घुलेगा थोड़ा थोड़ा। एसीटोन जो है वो बेंजीन में भी घुलेगा और वाटर में भी घुलेगा। सॉलिड में ये नेल पॉलिश को भी घुलाएगा और HCl को भी घुलाएगा, CH3Cl को भी घुलाएगा। तो एसीटोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का वर्क करता है। एसीटोन में पोलर भी कैरेक्टर है और नॉन पोलर भी कैरेक्टर है। तो वो ऑर्गेनिक को भी घुलाएगा एज वेल एज इनऑर्गेनिक को कराएगा। वो पोलर को भी घुलाएगा एज वेल एज वो नॉन पोलर को भी घुलाएगा। समझ आया? तीन तरह के हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड आए। लिक्विड इन लिक्विड में तीन तरह के आए, एक मिसिबल, एक इमिसिबल और एक पार्शियली मिसिबल। समझ आया या कोई Yes, डाउट? ठीक है, ये खत्म। अब अगला तीसरा जो है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अरे इतनी देर के बाद कौन आया है? अभी इंदर है क्या? इंदर? अब अगला जो है वो है गैस इन लिक्विड। तीनों में समझो, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, पार्ट्स उसके अंदर। अब आएगा गैस इन लिक्विड। अच्छा हाँ, इसमें दूसरा फैक्टर जो है वो भी देखना पड़ेगा। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ आया? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट लिया हमने, देखो नेक्स्ट फैक्टर हमने लिया, नेक्स्ट सॉरी टाइप सी लिया।
गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट हमने किस तरह का लिया है सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी के लिए, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ये जो गवर्न होता है वो होता है हेनरी लॉ। जो गैस इन लिक्विड जो गवर्न होता है, ये एक साइंटिस्ट ने रूल दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हेनरी लॉ क्या कहता है, ये कितना गैस डिजॉल्व होगा या सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन पर्टिकुलर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ये कह रहा है किसी भी गैस का किसी लिक्विड में घुलना 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सीबीएसई में ये फैक्टर्स बार बार पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सीबीएसई के अंदर इस फैक्टर से ही क्वेश्चन आ जाएगा। पहला पोलर एंड नॉन पोलर। सर सीबीएसई में कंसंट्रेशन टर्म से भी आता है क्वेश्चन? जी हाँ। दूसरा कंसंट्रेशन, और ये एक ही टर्म्स में माने जाते हैं, प्रेशर अप्लाइड, हो सकता है अप्लाइड प्रेशर हो या नेचुरल हो, और तीसरा टेम्परेचर। समझ आया? हेनरी लॉ 3 चीजों पर डिपेंड करता है। कहता है ये लॉज क्या है, स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ, ये प्रेशर का रिलेशन है हेनरी लॉ, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन एनी लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर is directly proportional to pressure। समझ आया क्या कह रहा है ये? The amount of gas dissolved in any liquid at particular temperature is directly proportional to pressure। इसमें भी यही होगा, देखो इसमें भी यही होगा। वाटर में हमने कल बताया था अमोनिया सबसे ज्यादा घुलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, फिर ऑक्सीजन घुलेगा, फिर हाइड्रोजन घुलेगा, फिर नाइट्रोजन घुलेगा, और फिर हीलियम घुलेगा। ऐसा क्यों? H2O में अलग अलग गैस का डिसोल्यूशन अलग अलग है। ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसका नेचर अलग है। अमोनिया पोलर है इसीलिए, और वाटर भी पोलर है तो उसमें हाईली सॉल्युबल है। फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है तो उसकी अमाउंट कम। फिर ऑक्सीजन और भी नॉन पोलर है, उसकी अमाउंट और कम। फिर हाइड्रोजन और भी पोलर है ही नहीं वो, ठीक है, एंड सो ऑन। तो नेचर ऑफ गैस dissolve in any liquid
is depend on their nature of gases as well as nature of solvent. दूसरा प्रेशर। अब देखो कोई गैस लिया, देखो कोका कोला को हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो बबल निकलती है, गैस निकलती है। इसका क्या मतलब है, पहले जो गैस उसमें भरा गया था वो अंडर प्रेशर था। जैसे ही हम पेप्सी या कोका कोला को खोलते हैं तो उसमें से बबल्स बहुत सारी निकलती है। इसका मतलब पहले वो गैस डिजॉल्व है और जैसे ही हमने ऊपर से ढक्कन खोला तो प्रेशर का खत्म हो गया, वो अंडर प्रेशर भरी गई थी, तो प्रेशर खत्म हो गया तो वो गैस निकलने लगी। समझ आया? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस ज्यादा घुलेगा, प्रेशर घटाओगे तो गैस कम घुलेगा। समझ आया? यदि ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा गैस घुल जाएगी, कम प्रेशर है तो कम गैस घुलेगी। ठीक है। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पेप्सी को गर्म करके पिए, क्या होगा, सारी गैस निकल जाएगी, सारी गैस निकल जाएगी। और वो बिल्कुल जैसे सोडा होता है, सोडा क्या होता है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा क्या है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही सोडा को खोलते हैं, एक तो सोडा चिल्ड लेते हैं कि भाई चिल्ड पिएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुला होगा। जब भी खोलेंगे सोडा को या पेप्सी को तो ऊपर का ढक्कन तो खोलना ही है, तो प्रेशर हो जाएगा खत्म। प्रेशर खत्म हो जाएगा तो जो गैस है वो उसमें से निकलने की कोशिश करेगी। तो अब यदि हम उसको चिल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो उसमें ज्यादा गैस डिजॉल्व हो जाएगा। और यदि गर्म करेंगे तो गैस का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। समझ आया? सर जो सोडा होता है वो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है? लेकिन सर अभी आपने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होता पानी में। किसमें? अरे यार उसमें लिखा है लेस सॉल्युबल है। अच्छा, सॉल्युबल नहीं है का कहाँ कॉन्सेप्ट है? ओके, लिखा है कि लेस सॉल्युबल है। पोलर भी है ना सर? हाँ, यस। वो कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर है सर। गलत आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। अच्छा, क्यों? सिमेट्री होगा, सिमेट्रिकल है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, ठीक है, इसीलिए तो वो कम डिजॉल्व है। तो क्या होता है, अब देखो ये पेप्सी है, जैसे ही हम हिला करके पेप्सी को ढक्कन खोले तो बहुत तेज निकलता है, इतना बड़ा बोतल नहीं है। चलो ये पेप्सी है, ढक्कन लगा है, इसमें लिक्विड है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने डिजॉल्व करा दिया। क्या होता है, अंडर प्रेशर H2O प्लस CO2 इक्विलिब्रियम में हो जाएगा H2CO3। ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस घुल जाएगा लिक्विड में, जैसे ही प्रेशर घटाएंगे तो गैस निकल जाएगा लिक्विड में से। ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। तो यदि हम बोतल को हिला दें और फिर ढक्कन खोलते हैं तो बहुत तेज से पानी निकलता है। बोतल को चिल्ड कर दें तो बहुत धीरे धीरे बुलबुले निकलेंगे। बोतल थोड़ा गर्म होगा, फिर खोलोगे तो देखोगे सारा गैस बाहर निकलता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन फैक्टर, प्रेशर और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। दोनों में ही प्रेशर और टेम्परेचर का इंटर रिलेशन है। तो हेनरी क्या कहता है, हेनरी का जो लॉ है
वो इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड है, इसी थ्योरी पर बेस्ड है। हेनरी लॉ क्या कहता है? द मास ऑफ गैसेस dissolve in particular liquid is directly proportional to pressure. तो M proportional to P, M is the mass, ठीक है। अब उसको एक मिनट, अब ये आया और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेशर और काय ए मान लिया या काय गैस मान लिया, क्योंकि गैस ज्यादा लेंगे तो अमाउंट ज्यादा घुलेगा, काय कम अमाउंट कम लेंगे तो कम लेगा। तो या तो मास या मोल फ्रैक्शन, दोनों में से किसी में भी ले सकते हो, या तो मास में ले लो या मोल फ्रैक्शन में ले लो। तो मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू पी और पार्शियल प्रेशर, पी क्या है यहां पर? पार्शियल प्रेशर, जितना प्रेशर लगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इक्वल टू KH इंटू काय गैस। KH क्या है? KH है हेनरी कांस्टेंट। इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर और P प्रोपोर्शनल टू काय ए, ये भी लिख सकते हैं ना, इसको उल्टा कर दें, P प्रोपोर्शनल टू काय गैस और P इक्वल टू KH इंटू काय गैस। समझ आया? ये है हमारा हेनरी लॉ, P इक्वल टू KH इंटू काय। काय गैस क्या है? P क्या है? पार्शियल प्रेशर। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। और काय गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पेपर में CBSE में कम से कम 10 बारी हेनरी लॉ आ चुका है। पेपर में कम से कम CBSE में 10 बारी हेनरी लॉ आ चुका है कि हेनरी लॉ क्या है और इसका एप्लीकेशन समझाओ। हेनरी लॉ क्या है और इसका एप्लीकेशन समझाओ। अब आगे कह रहा है कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी, रिलेशनशिप पूछता है। कभी कभी क्या पूछता है? रिलेशनशिप। देता हूं क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन में आया है ऐसा एक बार। क्या आया है? उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर KH एंड सॉल्युबिलिटी। समझे? देखिए, अलग अलग गैस के लिए KH वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। KH वैल्यू होगा K बार में। अलग अलग गैस के लिए ये अलग अलग है। तो सर फिर इसको हेनरी कांस्टेंट क्यों बोला गया है? अरे हेनरी कांस्टेंट उसकी कुछ वैल्यू होता है, वो साइंटिस्ट के नाम पर होता है। KH देखो, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे वो डिपेंड करने लगेंगे। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि बहुत, कांस्टेंट का मतलब ही नहीं समझा, बताओ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब सर, अब जैसे कि सर, अब कैसे बताऊं सर,
बताओ, जो सर आता है वो वो बताओ। चेंज नहीं होगा सर, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि सर कांस्टेंट की यही प्रॉपर्टी होती है। कांस्टेंट का मतलब है कुछ फैक्टर्स है जो बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्टेंट होता है, तो उतने सारे फैक्टर्स को एक साथ पढ़ना मुश्किल है, इसीलिए कह देते हैं कि ये इस सारी रिजल्टेंट पर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे देखो, किसी भी कंटेनर के अंदर, एक हम पॉलिथीन के अंदर पानी रख दें और उसको गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा। अब कितना गर्म करेंगे, पानी जो है या और जो लिक्विड है उसका कितना टेम्परेचर होगा, अलग अलग की वेपर रेट अलग है, और सारी चीजें हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम एक ही चीज की स्टडी कर रहे होते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू के लिए हम कह देते हैं कि और बाकी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट कर दिया है। तो यही होता है कांस्टेंट का मतलब। तो जो साइंटिस्ट का रिलेशनशिप होता है उस कांस्टेंट को उसके नाम से कर दिया जाता है। ये है मीनिंग। देखो, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अलग अलग टेम्परेचर पर। देखो 293 टेम्परेचर पर हाइड्रोजन 293, नाइट्रोजन 293, नाइट्रोजन 303, ऑक्सीजन 293 और ऑक्सीजन 393। तो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है 144, 144.97, 69.16, 76.48, 88.84, 34.86 और 46.82। रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है भाई, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। 4 सॉल्यूशन का KH दे देगा और कहेगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बनाओ। 4 क्वेश्चन का KH दे देगा 4 गैस का और कहेगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो हमने देखा कि KH के टर्म्स में यदि लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे KH की वैल्यू घटेगी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी घटेगी, और KH की वैल्यू घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ आया? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन गैस का 2 कंडीशन लिया, 293 और 303। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। तो ये भी टर्म आया, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो आ गया ना, सेटिस्फाई हो गया ना? सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब KH और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ आया? समझ गए ये सर। क्वेश्चन बार बार ये कंपटीशन में आएगा, ये वैल्यू सब देख के, छोटी छोटी बात। और ये जो रिलेशन था हेनरी लॉ क्या है, 10 बार पूछा है CBSE में, व्हाट डू यू मीन बाय हेनरी लॉ। लेकिन ये कभी भी कंपटीशन में नहीं पूछेगा कि हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ KH पर आएगा क्वेश्चन। 4 गैसेज का KH दे दिया, अब कहेगा अरेंज करो। समझ आया? यस सर। अब हेनरी लॉ का एक कंडीशन है, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली if the liquid and gases don't react. हेनरी लॉ
तभी एप्लीकेबल है जब गैस और लिक्विड रिएक्ट नहीं करता है अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर वो रिएक्ट करके कोई नया चीज ना बना दे। अंडर प्रेशर वो रिएक्ट करके कोई नया चीज ना बना दे। जैसे देखिए एग्जांपल, जब अमोनिया और HCl का रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया गैस प्लस HCl लिक्विड प्रेशर लगाएंगे तो ये NH4Cl बन जाएगा, एक नया चीज बन गया। तो यहाँ हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए। समझ आया? हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब उसके बीच में कोई रिएक्शन ना हो। समझ आया? यस सर। अब एप्लीकेशन आगे जो पढ़ा रहा हूं वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ, आज तक मैंने जिस किसी टीचर से ये क्वेश्चन पूछा केमिस्ट्री के इंटरव्यू में, एक भी टीचर को जवाब नहीं आया, एक भी को नहीं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला, फंक्शनिंग ऑफ lungs and in exchange of gases in cell। सेल में जो गैस का एक्सचेंज होता है और हमारे लंग्स का जो फंक्शन है, ये हेनरी लॉ पर डिपेंड करता है। क्या है ये हेनरी लॉ पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसमिशन और उसका फंक्शंस कैसे है। नाक से हम गैस लेते हैं, अब ये 2 लंग्स में जाएगा। समझ आया? नाक से हम गैस लिया हमने, यहां पर ये 2 लंग्स में पार्ट कर देगा। अब यहां से जो गैसें जाती है तो ये अलग अलग, यहां पर एल्यूविलाई, एल्यूविली में क्या होता है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन ऐड होता है। क्यों? एल्यूविलाई में क्या होगा, अरे थोड़ा सा मुझे और बड़ा बनाना। ये आया। अब यहां पर एल्यूविलाई यहां बहुत पतला पतला होगा और यहां से ब्लड का सर्कुलेशन है, यहां से ब्लड का सर्कुलेशन है। समझ आया? और ये है हमारा सेल, ये है सेल, ये हमारा वेन्स, यहां से ब्लड फ्लो हो रही है, ब्लड फ्लो इसके थ्रू हो रही है। अब देखो क्या देख रहे हैं हम, यहां से गैस आएगा, ये गैस आगे फर्दर मूव हुई, ये एल्यूविलाई तक, ये अलग अलग छोटे छोटे सैक्स टाइप के आएंगे। यहां से क्या होगा, यहां आएगा और यहां गैस प्लस ब्लड अटैच होगा, गैस प्लस ब्लड। अब वो तो पाइप है, उस पाइप से ब्लड लिक्विड फॉर्म में है,
वो गैस के पास कैसे जाएगी? ये आएगा प्रेशर मैकेनिज्म। ये यहां पर प्रेशर मैकेनिज्म है। प्रेशर के कारण गैस ट्रांसमिट होती है और ब्लड में जुड़ जाती है। फिर यहां से ये आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहां पर ऑक्सीजन ब्लड से छूट जाएगी और ये चली जाएगी सेल के अंदर गैस। कैसे? फिर अगेन प्रेशर मैकेनिज्म। यहां पर फिर बहुत सारे फंक्शंस होंगे सेल के अंदर। क्या फंक्शन होंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर निकली, ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर दोबारा ब्लड में ज्वाइन होंगे। कैसे? अगेन प्रेशर मैकेनिज्म। और फिर ये गैस आगे चल पड़ेगी ब्लड में जुड़ के। यहां से फिर दोबारा बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ आया किस तरह हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो होता है या मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन है? ब्लड हमारा लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ब्लड में एक बारी गैस जुड़ रहा है, फिर छूट रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है। तो ये कैसे होगा? प्रेशर से मैकेनिज्म आएगा। प्रेशर के कारण